मैं आपको बताऊं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर से ही लोग हमें फोन कर करके पूछते थे कि भैया योगी की जमानत जब्त हो रही है। हमने कहा कोई वीडियो देख लिया क्या? बोले हाँ। हमने कहा कितने वीडियो देखे? कहे 3-4 आ गया। सोचिए कि कितना होशियार था रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आया पहले तो अखिलेश यादव से तालमेल करने के लिए, और जब तालमेल नहीं बना या जो भी उसकी ब्लैकमेलिंग थी, वो मैं उसको ब्लैकमेलर ही मानता हूँ। रावण को ब्लैकमेलिंग जब नहीं बन पाई तो उसने कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, ये हुआ, और उसका टारगेट जो था उसने अचीव किया। वो सीधे गोरखपुर से जाकर उसने नॉमिनेशन किया, और पता चल रहा 50-60 करोड़ रुपए चंदा उसने बटोर लिया देश भर से, जितनी बुलडोजर विरोधी शक्तियां हैं, और देश भर से उसको चंदा मिला है, सोचिए। तो हम जिसने बताया, हमने कहा कि अरे कुछ तो खर्च किया होगा 2-4 करोड़ उसमें। तो उन्होंने कहा अरे गोरखपुर में कम मूर्ख बैठे हैं क्या, खर्च वही सब कर रहे हैं। तो उसने कुछ खर्च भी नहीं किया, और पता लगा कुछ दलित वोटों को उसने, ये तो मैंने निजी रूप से घूम के गोरखपुर में कहीं कुछ ऐसा दलित लग ही नहीं रहा था कि चंद्रशेखर वहां से चुनाव भी हाँ, लड़ रहे लेकिन जमानत जब्त हो रही है कि वो वहां तमाम सारे कम्युनिस्ट लेखक लिख रहे थे कि साहब गोरखपुर में इस बार हवा उल्टी बह रही है। हवा उल्टी बह रही मतलब वो जमानत जब्त करा रहे थे योगी का। हमने कहा जिस योगी के नाम पर वहां राधा मोहन अग्रवाल 70-60 हजार वोटों से जीता करते थे, लगातार जीत रहे थे, जो योगी भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त करा देता है राधा मोहन अग्रवाल को निर्दलीय खड़ा करा के, वही योगी जमानत जब्त हो जाएगी। लोग मानने को तैयार, और लगातार फेसबुक पे और ट्विटर पे लोग लिख रहे थे कैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अब की तो गए जो, हमने कहा जिसके नाम से अभी उत्तर प्रदेश में सारे लोग वोट ले रहे हैं, जहां एक मोदी नाम का आदमी जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, कह रहा है योगी बहुत उपयोगी यूपी के लिए, और वही उसी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत सारे लोग चुनाव के दिन भी परेशान थे कि योगी की जमानत जब्त हो जाएगी। सोचिए, ऐसा माहौल बनाया गया। और दिक्कत ये हुई कि योगी की तरफ से या योगी की पार्टी की तरफ से कोई ताकत, पूरी ताकत से खड़ा होकर ये कहने वाला नहीं था कैसे किया जाए, वैसे किया जाए। संगठन ही उनको हराने में लगा था। ये केशव मौर्य 3 महीने पहले तक तो कहते थे हम कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, योगी की बात ही नहीं करते थे। अब वो कहने लगे जब योगी बहुत उपयोगी है तब तो भीतर घातियों से लड़ते हुए भी देखिए अभी 273 बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी कि 300 के आसपास पार भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। भाजपा सीटें ला रही है, और ये तमाम एंटी इनकम्बेंसी, नोएडा, और 30 सालों में दोबारा मुख्यमंत्री न बनना, ये तमाम सारी बातें। देखिए, जो सबसे बड़ा काम हुआ है योगी सरकार में, वो है कानून और व्यवस्था। अभी मैंने एक लेख लिखा भी था, जब गोरखपुर से बहुत फोन आने लगे और लोग परेशान होने लगे, तो एक लेख लिखा था मैंने कि योगी जिधर जनता उधर। तो सच ये था कि योगी, एक रिकॉर्ड है गोरखनाथ मंदिर का कि जब महंत दिव्यनाथ थे कभी चुनाव हारे नहीं, वो लगातार एमपी रहे, और तब वो हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते थे, और भाजपा के अंदर जनसंघ हुआ करती थी, उनको सपोर्ट करती थी, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करती थी। दिव्यनाथ कभी चुनाव नहीं हारे। बाद में ये हो गया कि दिव्यनाथ एमपी रहते थे और महंत अवैधनाथ एमएलए हो जाया करते थे। ये लगा हुआ है, वो एमपी और एमएलए कभी हारे नहीं। 77 में हरकेश बहादुर जब जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो वहां फिर अवैधनाथ ने अपने को ड्रॉप किया, दिव्यनाथ तब रहे नहीं थे, और अवैधनाथ ने फिर सपोर्ट किया। बिना मंदिर के सपोर्ट के कोई वहां जीत नहीं पाता था भाजपा का भी। एक बार शिव प्रताप शुक्ला, उन दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, और किसी बात पे योगी की ठनगन हो गई और विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी चुनाव लड़े और जमानत नहीं बची उनकी, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल को खड़ा कर दिया था योगी ने। उस 2017 में 2012 के सिटिंग विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विजय यादव, उनसे भी यूपी जी नाराज हुए। नहीं, उस वक्त माना जाता था गोरखपुर शहर और मानीराम ये दोनों मंदिर के कब्जे में है, और हमेशा रहा, और अभी तक तो रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ हो, और आगे भी क्या खत्म होगा। अब एक आध बार हुआ कोई न्यूट्रल भी हो गया मंदिर कि नहीं साहब हमें कोई लेना देना नहीं, चुनाव खुद भी नहीं लड़े, तो मदन पांडे जैसे लोग भी जीते। तो गोरखपुर का तो एक रिकॉर्ड है, और गोरखपुर का नहीं, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड आप देखिए ना, पिछली बार कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया ना। इस बार तो मोदी और योगी दो चेहरे थे, और काम इतने ज्यादा थे, खासकर कोरोना में जो मुफ्त राशन दिया गया,
या लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई या तमाम सारी सहूलियतें दी गई। और जो सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, बुलडोजर राज जो चला, बुलडोजर राज सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन सोचिए ना, एक भी मुख्तार अंसारी, एक भी अतीक अहमद कोर्ट नहीं गया कि साहब मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। एक भी आंदोलन नहीं हुआ, एक भी कहीं चू चपड़ नहीं हुई। हम डालीबाग में रहते हैं यहाँ लखनऊ में, पीछे ही मुख्तार अंसारी का घर तो ढा दिया गया। कहीं एक होता है ना कि जैसे आप देखिए अक्सर खबर अखबारों में पढ़ते होंगे कि जिया मऊ में अक्सर अतिक्रमण हटाने लोग पहुंचते हैं। एक बार तो एनडीए के वीसी थे सत्येंद्र यादव, उनको ही दौड़ा लिया लोगों ने, भीड़ ने। एक रविदास मल्होत्रा है एमएलए, उनको भी भीड़ ने दौड़ा लिया, उन्हीं के राज में, सपा के राज में, सोचिए यही लोग दौड़ा लिया थे। और सत्येंद्र सिंह यादव जो एलडीए में वीसी थे, एक समय एलडीए में कहते थे कि मुझे जानते हो मैं कौन, वहां के कर्मचारियों से कहते थे, तो कहते थे कर्मचारी नहीं, मैं आप तो वीसी हैं। उनका ना मैं वीसी नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, और यादव मतलब सरकार हूँ, ऐसे काम करते थे, सोचिए। और वो दौड़ा लिए गए जिया मऊ में। लेकिन उसी जिया मऊ की इस पार डालीबाग में मुख्तार अंसारी का घर गिरा, एक आदमी खड़ा होने नहीं आया कि भैया क्यों गिरा, पूछने नहीं आया कोई कि क्यों गिराया जा रहा। ये माहौल है, ये चीजें हैं। कल ये माहौल थोड़ा खराब दिखा जब जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों की, छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारियों की, जो सीएमओ टाइप या एडीएम टाइप या एसडीएम टाइप लोगों की शहर शहर सफाई करता, जिनके बोलने का शौक नहीं, चलने का शौक नहीं, वो उनकी गाड़ियां चेक कर रहे थे। वो तो साफ लग रहा था अराजकता का एक माहौल लेकिन बना अगर लगा था। प्रशासन और पुलिस ने संयम से काम न लिया होता तो कल प्रयास था, गड़बड़ हो सकता था। बिल्कुल प्रयास था। और आज भी जो अखिलेश यादव ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रांति होगी, क्रांति का मतलब है कि आगजनी होगी, दंगा होगा, हिंसा होगी। और उन्होंने कहा ना कि अब संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है। सोचिए, इतना आदमी धैर्य खो जाए, एक मुख्यमंत्री रहा आदमी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हो, अभी जो डीएम बनारस की बात हुई तो कहने लगे उसको तो मैंने मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग दी थी। अरे क्या मतलब है भाई, आप मुख्यमंत्री तो मुजफ्फरनगर क्यों, सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में नियुक्ति आप ही देंगे भाई। आईएएस और आईपीएस अफसर की जो भी पोस्टिंग होती है बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के नहीं होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये कौन सी नई बात आप कह रहे थे। जो भी किसी कलेक्टर या एसपी की पोस्टिंग होगी या जो भी आईएएस अफसर की पोस्टिंग कहीं भी होगी, बिना मुख्यमंत्री, नियुक्ति विभाग का अफसर तो खाली वो एक जारी करता आदेश, बाकी फाइल पे तो दस्तखत मुख्यमंत्री करता है, ये सभी जानते हैं। तो इस तरह से कहना है मैंने उसको मुजफ्फरनगर में दिया। उस मुजफ्फरनगर में जहां 2 दिन तक दंगे होते रहे, 2 दिन तक कोई डीएम एसपी नहीं रहा, हटा दिया था इन्होंने, क्योंकि आजम खान ने उससे कहा था कि उस दंगाई को छोड़ दो, और नहीं छोड़ा तो डीएम एसपी दोनों को एक साथ हटा दिया। 2 दिन मुजफ्फरनगर बिना डीएम बिना एसपी के था। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि रामपुर में आजम खान जीत कैसे रहे, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि आजम, वहां बहुत सारे लोगों से रामपुर में मैंने बात की, लोग कह रहे थे नहीं आजम खान और उनका लड़का इस बार हार सकता है। लेकिन वो लगातार पोस्टल बैलेट से लेकर अभी तक आगे बढ़े हुए हैं, अभी तक आगे हैं। और वो जाहिर है चुनाव जीत जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी फाजिल नगर से, वो पीछे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं, उनको हारना भी जरूर। उन्होंने खुद कह दिया मैं नेवला हूं। तो नेवला कब जीता है, नेवला सांप की लड़ाई में भी नहीं जीतता, लड़ लेता है, नहीं जीत नहीं पाता। उन्होंने ड्रामा बहुत किया। और उनकी लड़की जो बार बार कहती थी नहीं मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूंगी, वो जाके उनकी बेटी संगमित्रा ने जिस तरह से फाजिल नगर में ड्रामा किया है, उस पर भाजपा को पता नहीं क्यों अभी तक कान पे जू नहीं देंगी। देखना चाहिए, हो सकता है परिणाम की ये प्रतीक्षा कर रहे हो। नहीं ठीक है। देखिए कोई भी सत्ता, कोई भी शासन बहुत धैर्य और बर्दाश्त से चलता है। राम को याद कीजिए, धोबी की बात पर वो सीता को वनवास दे देते हैं। राकेश टिकैत ने जिस तरह से आग मूची थी और जिस तरह से किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद खत्म हुआ था, इतनी फोर्स लगी थी वहां पे, कम से कम नहीं तो 1000-1500 की फोर्स तो लगी रही होगी उनको उठाने के लिए। लेकिन वो रोने लगा, अचानक रात में 2 बजे सारी फोर्स हट गई। कुछ सोच के ही हटाया होगा लोगों ने, नहीं उनको 10 लोग भी नहीं थे वहां उठाने में, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत न होती, कोई बवाल नहीं होता। लेकिन वो रोने लगा और 10 लोग भी नहीं खड़े थे और फोर्स वहां से उठ के चली आई। और उसके बाद योगेंद्र यादव ने बहुत साफ कहा था कि मरे हुए आंदोलन में प्राण फूंक दिए राकेश टिकैत ने। देखिए, लेकिन उस वक्त शासन चुप रहा था, प्रशासन चुप रहा था। राकेश टिकैत और उनका आंदोलन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाया है क्या इस चुनाव में? आप खुद जांच कर लीजिए। ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा। और तब जबकि जयंत चौधरी का गठबंधन था जाटों का वहां, और जयंत चौधरी खुद डूब गए हैं। सोचिए, जयंत चौधरी जो एक प्रधानमंत्री के पोते हैं, वो अखिलेश यादव के चंपू बन के रह गए थे। अच्छा, दोनों में इतनी बुद्धि नहीं थी कि दोनों एक साथ प्रचार कर रहे थे। आपने देखा होगा यहाँ यूपी में मोदी के साथ इधर हफ्ते भर से योगी नहीं दिखे, राजनाथ सिंह नहीं, सब अलग अलग लोग प्रचार कर रहे थे ना। एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री साथ हो जाता है, प्रशासन और भी कैबिनेट साथ हो जाती है, तो सब अलग अलग थे। और वहां वेस्टर्न यूपी में दोनों एक साथ घूम रहे थे। एक साथ अजब समस्या थी। अच्छा, भाड़े के टट्टू वाली भीड़ आप इकट्ठी करके और प्रायोजित मीडिया में खबर छपवा के या वीडियो चलवा के या और भी तरह से आप माहौल बना के चुनाव जीत लेंगे। मैंने फिर कहा कि राजनीति अंक गणित का खेल नहीं है। आप तमाम सारे फैक्टर, मैंने कहा ना, राकेश टिकैत को लोग छोड़ के चले, सबको बुरा लगा। या किसान आंदोलन में जो भी दिल्ली को घेरे रहे लोग साल भर तक, और जिस तरह से चीजें तय हुई और जिस तरह से चीजें बिगड़ी, तो शासन प्रशासन या कोई भी हो, कह रहा हूं, राजा राम ने भी धोबी की बात को सुन लिया था ना जी। तो एक धैर्य और एक बर्दाश्त किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए बहुत जरूरी तत्व होता है। अखिलेश का नाम मैंने कोई 2 महीने पहले बौखलेश रखा था, तो लोग टोटी टोटी कहते थे, मैंने कहा टोटी तो खत्म, अब ये बौखलेश है। आप देखिए, आज तक वो बौखलेश ही है, और बिना हर जब जरा से उनके हिसाब से चीजें नहीं होती है तो बौखला के बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। अच्छा, शाम को होने वाले। अच्छा दादा, अखिलेश जी जो पिछला पूरा 5 साल गुजरा है, उसमें भी वो इतने अहंकार में रहे कि कई बार ये लगता था कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं, अभी भी समझ रहे हैं, पिछले 5 साल समझते रहे। और इसमें तो आप देखिए, कल तक जो स्थिति की थी कि हार उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, कल तक की जो सारी थी। अब आगे क्या होगा इनका, जो प्रदर्शन अभी दिख रहा है? देखिए, क्या है ना कि एक समय मायावती भी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी जी, तो वो भी युवा ही थी, 40 के नीचे ही थी वो भी। हमारा ख्याल 32-35 में ही वो भी मुख्यमंत्री बन गई थी। 50 के होकर राहुल जी अभी भी युवा। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन मायावती के साथ भी क्या था कि उतावली वो भी बहुत रहती थी। आपको मैं फिर थोड़ा पीछे ले चलूं, अभी समय है ना बोलने? बिल्कुल बिल्कुल। जब 94-95 में की सरकार बनी थी बसपा के समर्थन, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ, हुआ है कि जनता दल में थे मुलायम सिंह यादव दोनों, और चंद्रशेखर के बहुत करीब थे। चंद्रशेखर और मुलायम की दोस्ती सिर्फ इसलिए थी कि बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे 80 के दशक में, तो एक समय वो मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर करवाना चाहते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के तमाम संबंध उस वक्त के डाकू जो थे, छविराम जैसे या फूलन देवी जैसे लोगों से थे। और न सिर्फ मुलायम सिंह यादव से उनके डाकुओं के संबंध थे, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 32 के 36 मामले में दर्ज थे, उनकी हिस्ट्री सीट थी, और कई डकैतियों में उनका हाथ बताया जाता था। बीपी सिंह ने उनके इनकाउंटर के सीधे आदेश दे दिए। ये बात इत्तेफाक से वहां किसी थाने में किसी यादव सिपाही ने सुन ली, वायरलेस पर मैसेज। पुलिस वाले आज भी वायरलेस पे सारी बातें करते हैं, अब तो मोबाइल भी है, व्हाट्सएप भी है, तो उस वक्त वायरलेस ही एक मात्र साधन लैंडलाइन फोन था, और लैंडलाइन फोन हो न हो वायरलेस जरूर होता था। वायरलेस 2 ही जगहों पे होता था, एक थानों में, एक ईंट के भट्टों पर। ईंट के भट्टे भी वायरलेस, क्योंकि इंटीरियर में होते थे, वहां फोन कहा जाए तो वायरलेस से वो भी काम चलाते, तो थाने वाले भी। तो थाने में किसी सिपाही ने, यादव ने, ये बात सुन ली कि इनकाउंटर होना है, तैयारी की जा रही, उसी दिन होना था। वो भाग के आया मुलायम सिंह के घर, और उनको बताया। मुलायम सिंह ने 1 सेकंड का समय नहीं लिया, तुरंत उन्होंने साइकिल उठाई, और पुलिस उन्हें स्टेशन और बस अड्डों पे खोजती रही, सड़कों पे खोजती रही। वो साइकिल से मेल खेतों होकर दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के सीधे चौधरी चरण सिंह के चरणों में गिर गए। उस वक्त विधायक थे मुलायम सिंह यादव, और क्या नाम है, चरण सिंह की पार्टी में थे।
चरण सिंह की पैरों में लेट के वहां तुगलक रोड पे रहते थे तब चरण सिंह, और कहा कि मुझे बचा लीजिए, बीपी सिंह मुझे मरवा डालेगा। उनका हुआ क्या, उनका ऐसी ऐसी बात है और मेरा इनकाउंटर होने वाला है। तो उनका ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरी शरण में आ गए, आराम से यहीं रहो। वो फिर वहां रह गए और फिर बाद में क्या किया उन्होंने कि विधानमंडल दल का नेता बना दिया मुलायम सिंह को, चरण सिंह ने, और फिर उनको सिक्योरिटी मिल गई। फिर वो तब भी खाली जब सेशन चलता था तभी आते थे, फिर लौट जाते थे। दिल्ली में चरण सिंह के घर में ही रहते थे, कहीं और रहने की हिम्मत भी नहीं थी। खैर जान बच गई। उसके बाद बीपी सिंह के निशाने पे थे ये। बीपी सिंह और चंद्रशेखर का भी झगड़ा बहुत सब लोग जानते हैं कि कैसे बीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बनना था तो चंद्रशेखर भी दावेदार थे उस जनता दल में, और बीपी सिंह ने एक ड्रामा रचा, पहले देवीलाल को नॉमिनेट करवाया और फिर देवीलाल ने बीपी सिंह के समर्थन में अपना, जैसे पटेल को चुना गया था नेहरू के पहले, और पटेल ने फिर गांधी के रिक्वेस्ट पर नेहरू को नॉमिनेट कर दिया। ठीक उसी तरह आप लोग जानते होंगे या जो नए लोग हैं नहीं जानते होंगे, जनता दल संसदीय दल की जब बैठक हुई तो बीपी सिंह के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। अंत में फिर, और चंद्रशेखर भी बीपी सिंह के खिलाफ थे, फिर हुआ कि चंद्रशेखर को मनाया गया कि देवीलाल को अगर बना दिया जाए तो देवीलाल को, पर चंद्रशेखर जी सहमत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, देवीलाल अगर बन जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। उस संसदीय दल की बैठक में देवीलाल को चुन लिया गया और देवीलाल ने चुनने के बाद कहा कि नहीं, मैं बीपी सिंह का नाम नॉमिनेट करता हूं, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर ठगे से देखते रह गए थे। उसके पहले ऐसे ही एक बार और हुआ था, जब प्रधानमंत्री चुनना था इंदिरा गांधी को, उस वक्त भी ये ड्रामा हुआ था। उस वक्त भी हुआ ये था कि जब शास्त्री जी का निधन हो गया था, तो सोचिए ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ। कुछ कह रहा है? नहीं जी। तो शास्त्री जी का जब निधन हुआ तो रात 2 बजे फोन गया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी उस शास्त्री जी के कैबिनेट में थी और सूचना प्रसारण मंत्री थी। उन्होंने सीधे द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको फोन किया कि शास्त्री जी का निधन हो गया और आप तुरंत दिल्ली पहुंचिए और मेरे लिए आप काम करिए और मैं प्रधानमंत्री बन सकूं, आपकी बेटी हूं, इस तरह से कह के उन्होंने। अच्छा, द्वारिका प्रसाद मिश्र भी नेहरू के दोस्त थे, तो उस लिहाज से नेहरू, इंदिरा गांधी उनकी बेटी होती थी, और उन्होंने बेटी का वास्ता दिया। 2 बजे फोन गया था और सुबह 4 बजे द्वारिका प्रसाद मिश्र दिल्ली पहुंच गए, और पहुंच के उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि अभी तुम्हारा नाम पहले दौर में हम नहीं चलाएंगे। अच्छा, द्वारिका प्रसाद मिश्र उसके बाद चाणक्य के, जैसे आजकल अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, उनको भी तब चाणक्य कहा गया था। लेकिन उस घटना के बाद तो उनका पहले राउंड में हम कामराज का नाम, उस वक्त मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार थे, और उनकी मतलब शास्त्री जी के समय में भी वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे, और शास्त्री जी के आगे टिक नहीं पाए, चले गए। तब वोटिंग होती थी कांग्रेस में, और मोरारजी देसाई शास्त्री जी के भी समय हार गए, और फिर जब शास्त्री का निधन हुआ तब भी मोरारजी देसाई सबसे बड़े कैंडिडेट थे। तो मोरारजी से ही खतरा था इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी से द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि नहीं, पहले हम लोग कामराज का नाम आगे करते हैं और मोरारजी देसाई के खिलाफ उनको खड़ा करते हैं, बाद में तुम्हारा नाम ले आएंगे। तो कामराज को उन्होंने आगे किया और कामराज बिल्कुल चढ़ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, कामराज के साथ ये थी, तो साउथ से थे, दूसरों को हिंदी नहीं आती थी, तीसरों को अंग्रेजी भी नहीं आती थी, दोनों बातें थी। लेकिन कामराज का नाम जब आगे चढ़ गया तब द्वारिका प्रसाद मिश्र ने उनसे कहा कि देखिए, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आती है और भारत पर आप राज नहीं कर पाएंगे। तो उनके हाथ पांव फूल के उनका बात तो सही है। तो उनका फिर क्या किया जाए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे कामराज उस वक्त। तो उन्होंने ऐसा करो कि इंदिरा गांधी लड़की है, उसको नाम चला दीजिए, और अगर जीत गई तो आपकी जीत है, हार गई तो कह दीजिएगा बच्ची थी हार गई। फिर इंदिरा गांधी का नाम चला दिया गया और इंदिरा गांधी चुन ली गई, प्रधानमंत्री हो गई। इस तरह से कामराज को किनारे किया गया था। उसी तरह से बीपी सिंह ने चंद्रशेखर को किनारे किया। तो चंद्रशेखर और बीपी सिंह की तरफ से लगातार झगड़े रहे। तो उस मसले पर चंद्रशेखर के साथ मुलायम सिंह हो गए। लेकिन बाद में जब काशीराम भारतीय राजनीति में अवतरित हुए, उसके पहले वो DS4 चलाते थे। जब बीएसपी बनाई तो उन्होंने मुलायम से एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि देखो, चंद्रशेखर मनुवादी है, ठाकुर है, तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, तुमको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हम तुम मिलकर काम करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और चंद्रशेखर को इस तरह से भीतरघात करके मुलायम सिंह ने रातों रात समाजवादी पार्टी बनाई। चंद्रशेखर अवाक रह गए। मुलायम से पूछा, क्या किया?
उन्होंने कहा हमको हमारी राजनीति करने दीजिए। उसके बाद ही फिर बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी और वो नारा था ना कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो नारा स्वाभाविक नारा था, ये भी जान लीजिए। और सच बात यह है कि आज भी दलित और पिछड़े सचमुच अगर मन से मिल जाए, खुले दिल से मिल जाए, तो कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में तो नहीं रुकती, भाजपा भी नहीं रुकती। लेकिन उस हुआ क्या कि जब काशीराम मुलायम मिल तो गए, सरकार भी बहुमत की दोनों मिला के बना लगे। सोचिए कि काशीराम के पास राजनीतिक जानकारियां नहीं थी उस वक्त जब सरकार बन रही थी। मैं उन दोनों दारुसफा में रहता था और दारुसफा में एक विधायक थे रामाश्रय वर्मा, वो अक्सर अपनी विज्ञप्ति छपवाने हमारे पास आया करते थे हमारे घर में। तो एक दिन अचानक उन्होंने बुलाया हमको कि फोन किया कि आइए जरा कुछ बातचीत होनी है। तो मैं गया तो वहाँ काशीराम बैठे मिले और काशीराम अफसोस कर रहे थे, कह रहे थे कि बताओ यार, सरकार बनेगी हमें अंदाजा नहीं था, हमारा एक चेला है उसको मैं मंत्री बनाना चाहता हूँ लेकिन चुनाव ही नहीं लड़वाया उसको, क्या करूं। 2-3 बार जब उन्होंने कहा तो उन्होंने पूछा कि मंत्री बनने के लिए, रामाश्रय वर्मा ने उनको बताया कि मंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है, चुनाव लड़े तो क्या हुआ। तो काशीराम बच्चों की तरह उठ के खड़े हो गए, बोले ऐसा हो सकता है? उनका बिल्कुल हो सकता है, आप चुनाव अभी मंत्री बना दिए, 6 महीने बाद चुनाव, 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़वा के जिता दीजिए, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। उन्होंने काशीराम को यकीन नहीं हो रहा था रामाश्रय वर्मा की इस बात पर कि बिना चुनाव लड़े भी कोई मंत्री बन सकता है। सोचिए इतनी राजनीतिक शून्यता थी काशीराम के पास। बाद में फिर वो आदमी कौन था जानते हैं आप? राज बहादुर तार घर में कर्मचारी थे और जब केंद्रीय कर्मचारियों का दलित संगठन बनाया था काशीराम ने, तब से राज बहादुर उनके साथी थे। और राज बहादुर न सिर्फ मंत्री बने, समाज कल्याण मंत्री बने, तो हरिजन समाज कल्याण मंत्रालय कहा जाता था। न सिर्फ मंत्री बने, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी को बाई इलेक्शन में हरा कर आए हो, सोचिए राज बहादुर। और बाद में राज बहादुर की स्थिति आगे बढ़ते देख मायावती ने उनको ऐसा काटा तो बेचारे कांग्रेस चले गए और आज कहीं की नहीं है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मायावती आती थी, महीने में 1 बार 2 बार आती थी और मुलायम सिंह से वसूली करने आती थी। शुरू में तो चुपचाप चल रहा था सारा खेल और काशीराम के हाथ से धीरे धीरे बात निकलने लगी थी, मायावती सीधे बागडोर हाथ में ले रही थी। और हर बार जब वो आती तो मीडिया को ब्रीफ कर देती थी कि सरकार जा सकती है, समर्थन वापस हो सकता है। और मुलायम परेशान हो जाते तो उसी में फिर पैसा वैसा बटोर के। अच्छा, उस वक्त एक काम और किया था काशीराम ने, पीएल पुनिया जो आजकल कांग्रेस में है, वो आईएएस अफसर है, उनको मुलायम का सेक्रेटरी बना के रखा था, अपना एजेंट बना के। तो पीएल पुनिया सारी फाइलों के सारे फैसलों की जानकारी काशीराम को, मायावती को देते रहते थे। बाद में क्या हुआ कि मुलायम इतने परेशान हो गए पैसा देते देते, और खुद वो कमाने आए थे और दूसरों को पैसा दे रहे थे, उनके लिए वो संभव नहीं था, यादव हो के, गुंडा हो के, डाकू हो के दूसरों को पैसा दे, कहा दूसरों से लेना सीखा था उन्होंने, परेशान हो गए थे। अब धीरे धीरे पैसा कम करने लगे थे। एक बार मायावती आई, वही जब गेस्ट हाउस कांड हुआ उसी के बाद, तो मायावती आई, तो मायावती और काशीराम के साथ ये था कि जब वो जिस कमरे में बैठते थे, मेज और 2 कुर्सी रखते थे, तीसरी कुर्सी नहीं होती थी और दोनों कुर्सियों पे खुद बैठते थे। सोचिए मुलायम उनसे मिलने जाते थे, मुख्यमंत्री थे, उनके लिए सामने कुर्सी नहीं रहती, जो खड़े खड़े बात करते थे। तो किसी बात पे कुछ डांट डपट हुई तो मुलायम सिंह यादव ने कान पकड़ के ऐसे उठक बैठक भी की। मायावती ने सारी प्लानिंग कर रखी थी, जो कान पकड़ के ऐसे झुके, फोटो खिंचवा ली और वो फोटो दैनिक जागरण में छप गई। उसी सुबह जिस जागरण में छुपी वो फोटो, सपाई गुंडों ने मायावती पे हमला कर दिया। वो तो कहिए कि भाजपा के विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो पहलवान भी थे, अगर न बचाए होते तो मायावती की हत्या हो गई होती। तो मायावती को पैसे की तलब बहुत थी। बाद में वो गेस्ट हाउस कांड के 10-15 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से, वो हालांकि भाजपा में बहुत विरोध था मायावती के मुख्यमंत्री बनाने का, अटल जी ने वीटो पावर लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा की वापसी के लिए ये करना बहुत जरूरी है, और मुख्यमंत्री बनवा दिया। 2-3 बार उनको समर्थन दिलवाया और उसी मायावती, अच्छा न सिर्फ समर्थन दिलवा के मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले उसी दिन अटल जी ने संसद में मामला उठाया और संसद में मामला उठाने के बाद हुआ उनको सुरक्षा दे दी गई मायावती को और उनकी जान बच गई। मायावती की जान एक बार, दूसरी बार लेने की फिर कोशिश की गई थी विधानसभा में,
ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आपको याद होगा जब कल्याण सिंह से समर्थन वापस लिया था मायावती ने, तो कांग्रेस से टूट के नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में लोग आए थे, और बसपा से भी टूट के जनतांत्रिक बसपा बनी थी। और जनतांत्रिक बसपा जब बनी तो उसके पहले बसपा के सारे विधायकों को विधानसभा के ठीक सामने जहाँ भाजपा कार्यालय है उसी के बगल में बसपा का कार्यालय भी होता था, दारूसभा से सटा हुआ। सारे विधायकों को वहां कैद कर लिया गया और गिनती करके सोचिए वहां से विधानसभा तक लाने के लिए भी बस का इस्तेमाल किया गया। और जब वो पहुंची है मायावती विधानसभा में सारे विधायकों को लाइन से लेके, तो प्रमोद तिवारी से बोली कि मैं उस वक्त प्रेस गैलरी में था। मायावती बहुत तेज बोलने वाली महिला नहीं है, लेकिन उस वक्त वो बहुत तेज बोली प्रमोद तिवारी से, देखा तुम्हारी पार्टी टूटी, हमारा एक विधायक नहीं टूटा। और मायावती की पीठ उधर थी और सारे विधायक भाजपा की ओर भागे चले जा रहे थे, लाइन से परेड करते हुए निकले जा रहे थे। तो प्रमोद तिवारी देख रहे थे, मायावती देख रही थी। प्रमोद तिवारी ने फिर इशारा किया उधर देखिए। मैंने उसमें जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें एक शेर कोट किया था कि जवाब क्या देते हैं, हम खो गए हम सवालों में। तो मायावती ने जब देखा तो बिल्कुल ऐसे रह गई वो। और फिर अचानक प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, और व्यवस्था का प्रश्न उठाते ही सपाइयों ने वहां बवाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पास तो कुछ था नहीं। अच्छा, कांग्रेसियों के साथ ये है कि सब कुछ कर लेंगे, सारी शकुनी चाल करेंगे, लेकिन वो गुंडे उंडे से परहेज करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन सपाइयों का पहले से टारगेट था कि कैसे भी हो विधानसभा में घेर के मायावती को मारा जाए। और मैं बताऊं आपको, उस वक्त सपा भी टूटने को तैयार थी, टूटने भर के विधायक उनके पास नहीं थे। तो बहुत कम से कम 8-10 विधायक बीमारी के बहाने अनुपस्थित होने वाले थे विधानसभा के सदन से। वो सब लोग केसरीनाथ त्रिपाठी क्या व्हील चेयर और कोई स्ट्रेचर पे, कोई व्हील चेयर पे आके लोग बैठे हुए थे केसरीनाथ त्रिपाठी के पास कि साहब हमको एग्जाम किया जाए, ताकि वो पार्टी में भी बने रहे और वोटिंग भी ना करें। तो उस वक्त जो मारपीट हुई, मायावती बहुत शातिर, बहुत तेज दिमाग स्त्री है, जान लीजिए आप। जो मारपीट शुरू हुई तब सेकंड नहीं लगा, जैसे मुलायम को साइकिल लेके दिल्ली भागने में देर नहीं लगा, मायावती ने भी भागने में देरी नहीं की। उन्होंने उस वक्त मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी का एमएलए था, उससे मायावती ने तुरंत उंगलियों के इशारे से मुख्तार को बुलाया और इशारा किया कि हमें कवर करो। और मुख्तार अंसारी ने यूं हाथ किया, बस ऐसे ऐसे, सब लोग उधर आने शुरू कर, सफाई बढ़ रहे थे धीरे धीरे। और मायावती बच्चों की तरफ बकैया निकल गई और मुख्तार अंसारी ने उनको कवर किया। और जब निकल गई बाहर तो बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी थी। इस तरह बच्चे, फिर बाद में सफाई पछताए को भाग गई प्रमोद तिवारी के चक्कर में। अच्छा देखिए, प्रमोद तिवारी की बेटी लड़ रही है, सपा ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और जीत भी रही है। तो प्रमोद तिवारी मुलायम की बहुत पुरानी दोस्ती आज से नहीं है, एक जमाने से है। जब प्रमोद तिवारी खुद मंत्री होते तब मुलायम से उनकी दोस्ती हुई थी, और आज तक वो दोनों लोग निभा रहे हैं। अच्छी बात है, राजनीतिक दोस्तियां चलनी चाहिए। लेकिन अच्छा, वही प्रमोद तिवारी एक समय भाषण देते थे कि रात के अंधेरे में मुलायम कल्याण मिलते हैं और तय करते हैं कि कहाँ दंगा कराना, कहाँ क्या कराना। प्रमोद तिवारी भाषण देते थे, दोस्ती उनकी मुलायम सिंह से बहुत गहरी थी और आज भी है। तो मायावती इस तरह से निकल के उन्होंने जान बचाया। तो मायावती के साथ ये था कि वो सारे, अच्छा मायावती के साथ गुंडे ही नहीं होती, मायावती के साथ गुंडे थे जैसे रमाकांत यादव टाइप के लोग थे। लेकिन उन्होंने सोचिए कि पहला मुख्यमंत्री कोई है मायावती जैसा जिसने अपने घर से किसी की गिरफ्तारी कराई हो, 5 कालिदास मार्ग से, मुख्यमंत्री निवास से। वो उस वक्त अंडरग्राउंड हो गया था, फोन किया कि मैडम हमारी मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा आ जाओ, और बुलाया। और तुरंत जब घर आया तो उससे मिली नहीं हो, उन्होंने डीजीपी को फोन किया कि आइए इसको ले जाइए, और डीजीपी गए और ले आए। सोचिए ये पहली घटना थी कि मुख्यमंत्री निवास से कोई अपराधी और डीजीपी जाके अरेस्ट करे, डीजीपी खुद कहते। तो मायावती के लिए कहा भी, मायावती का नारा भी था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो मायावती गुंडों को रखती जरूर थी, गुंडाई नहीं करने देती। तो उनका मायावती की सिर्फ 2 ही बीमारियां थी, एक दलित प्रेम की और एक पैसे की। दौलत की बेटी को कहा जाता है। एक बार मैं उनसे इंटरव्यू करने गया, तो बात में उन्होंने पूछा कि आप कहती हैं कि मैं बहुजन समाज की नेता हूं, लेकिन जितनी मूर्तियां, जितने स्मारक आपने बनाए हैं सिर्फ दलितों के नाम पे बनाए, कोई ओबीसी भी उसमें नहीं दिखता, सवर्ण तो बहुत दूर की बात है।
तो शुरू हो गई कि आप मनुवादी मीडिया से हैं, ये है वो है। अच्छा, मायावती के साथ एक अच्छी बात ये है, वो भाषणों में, इंटरव्यूज में या तमाम और चीजों में मनुवाद उन्वाद ब्राह्मणवाद वाद बहुत करती हैं, लेकिन पर्सनली वो सबकी रिस्पेक्ट बहुत करती है। बहुत ज्यादा। मैं बताऊं, जब मुख्यमंत्री थी और जब मैं इंटरव्यू करने कई बार गया, वो मुझे गेट तक छोड़ने आती थी। सोचिए, मतलब वो पर्सनल कहीं किसी दौरे में ले जाए तो होटलों के कमरे में आके सबका हालचाल भी सभी पत्रकारों का पूछती ही थी, और बिल्कुल विनम्र। ये व्यक्तिगत उनकी स्थिति दूसरी है और पब्लिक वाली स्थिति दूसरी है। बल्कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप जिस गांधी को पूरी दुनिया पूजती है उसको आप शैतान की औलाद कहती हैं, आपको नुकसान नहीं होता? तो हंसने लगी, कहने लगी कि मुझे जो चंदा मिलता था, जो थैली मिलती थी, उसमें पैसे बढ़ गए हैं। ये कहने के बाद आपको नहीं मालूम? हमने कहा हमको क्या मालूम आपके पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़ गए हैं। देखिए बहरहाल, जब उस बार मैंने पूछा ना कि बहुजन समाज की बात करती है और मूर्तियां सिर्फ दलितों की है, आई गेट तक छोड़ के तो गई, लेकिन मैं जब दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि उनका फोन पहले आ चुका, वो मोबाइल का जमाना नहीं था। तो हमसे कहा गया कि इंटरव्यू मत लिखिए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का फोन आ गया है, और मैनेजमेंट का उन्होंने सीधे अखबार मालिक से बात की और कहा कि ऐसे ऐसे सवाल बेहुदा पूछ के गए हो। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे वो इंटरव्यू नहीं चाहिए अखबार में, और नहीं छपा।